नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए केवीएस, एनबीएस, DSSB, यूपीएलटी, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को हाइप अवश्य कर दिया करिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहें। तो चलिए हम लोग बगैर किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां अष्टाछाप के जो है किस कवि की हैं? और बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो ये जो है काव्य पंक्तियां किस अष्टछाप के कवि की हैं? तो आपका जो है सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? नंददास जी, यानी विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। फिर जो है जो नंददास आपके हैं, ये नंददास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि माने जाते हैं। कैसे? सर्वाधिक पढ़े लिखे काव्यशास्त्री कवि माने जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी। इसी रचना के कारण नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। और रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। कोई भी तथ्य यहाँ पर अनावश्यक आपको नहीं मिलेगा। फिर है नंददास जी की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। फटिक छटा सी किरण कुजरंधर न जब आई। अगली पंक्ति है सोचते ही मन में रहो, कब पाऊं एक ठाऊं। फिर है जो उनके गुण होए वेद क्यों नीति बखाने, गुण ही के गुण होए तुम कहो आकाश ही टेक। फिर है बीज बिना तर जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते। फिर है ताही छन उडराज उदित रस रास सहायक। ये पंक्ति जो है पूछी गई है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने है। मुर्दहिया में तुलसीदास जी के चाचा मुन्नेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? दरिया पंथ, दादू पंथ, शिवनारायण पंथ, नाथ पंथ। मुर्दहिया में तुलसीराम के चाचा मुन्नेश्वर और नग्गर, ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प सी, यानी कि शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे मुन्नेश्वर और नग्गर। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का नाम क्या है? मुर्दहिया में तुलसी राम जी के चाचा मुन्नेश्वर और नग्गर, ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। और मुर्दहिया की भूमिका में तुलसीराम जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। यानी मुर्दहिया में गांव कौन सा है? धर्मपुर है। और कहाँ ये? आजमगढ़ जिले में पड़ता है। ये भी बात आपको अपने ध्यान में रखनी है। फिर मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय
तद्भव के संपादक अखिलेश जी को जाता है। तद्भव पत्रिका है, उसके संपादक कौन है? अखिलेश जी। और ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कल ककुही जनि छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ क्या है? बांसुरी, पिपहरी, वीणा, तुरही। पंक्ति है कबीर की, बाजन दे बाजंतरी कल ककुही जनि छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ क्या है? आप लोगों को बताना है, सोच समझ के उत्तर करना है। तो इस प्रश्न का आपका जवाब आया है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी बाजंतरी का अर्थ क्या है? वीणा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। और इस कविता की जो है अगली पंक्ति क्या है? तुझे बिरानी का परी अपनी आप निवेर, तुझे बिरानी का परी अपनी आप निवेर, बाजन दे बाजंतरी कल ककुही जनि छेड़। फिर आपका अगला प्रश्न है, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जलसा घर। धूमिल की कविताएं हैं नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन। ये किस कविता संग्रह में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी संसद तक सड़क काव्य संग्रह में नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन कविताएं संग्रहित हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूमिल का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। और इनका जो काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। कब? 1972 ईस्वी में। और इस संग्रह में जो है कौन कौन सी कविताएं हैं हम लोग देखते हैं। संसद से सड़क तक में कविता 20 साल बाद, जनतंत्र के सूर्योदय, अकाल दर्शन, बसंत, एकांत कथा, शांति पाठ, उस औरत की बगल में लेटकर, राजकमल चौधरी के लिए। फिर उसके बाद में है मोचीराम, शहर में सूर्यास्त, प्रौढ़ शिक्षा, मकान, एक आदमी, शहर का व्याकरण, पतझड़ का कवि 1970, नक्सलवाड़ी, कुत्ता, शहर और एक शहर, शाम और एक बूढ़ा मैं। फिर उसके बाद में है सच्ची बात, हत्यारी संभावनाओं के नीचे, मुनासिब कार्रवाई, भाषा की रात, पटकथा। ये सभी कविताएं किसमें हैं? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। क्या है? पात्र हैं और उनके कथन है, यानी कि संवाद है। हमको बताना है कि जो है कौन सा संवाद किसका है। तो धातुसेन का संवाद कौन सा है? अरे यह राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। फिर उसके बाद में कुमार गुप्त का कथन कौन सा है? युद्ध तो करना ही पड़ता, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। ये कथन किसका है? कुमार गुप्त का। फिर स्कंद गुप्त का कथन कौन सा है? हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। उसके बाद में है आपका क्या है? पर्णदत्त का इसमें कथन कौन सा है? तो ये है राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा कूट के रूप में विकल्प बी सही होगा। हम लोग देखते हैं संवादों को। धातुसेन कहता है राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में एक सुग्रीव भी हो गया। बहुत ही अच्छा कथन है। राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। फिर उसके बाद में कुमार गुप्त का कथन है। क्या कहता है कुमार गुप्त? युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्कंद गुप्त का कथन है हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना
चक्र नहीं जानता। फिर आपका जो है पर्णदत्त का कथन है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पर्णदत्त कहता है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो सभी कथन आपको ध्यान में रखने हैं। फिर स्कंदगुप्त नाटक के जो है अन्य महत्वपूर्ण संवाद हैं। स्कंदगुप्त पात्र कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। ये पूछा गया कथन है परीक्षा में, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। फिर विजया का संवाद है। क्या कहती है विजया? प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी धृष्ट होती हैं। धातुसेन का संवाद है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वो लोहे को भी काट डालता है। तो ये सभी कथनों को ध्यान में रखना है और परीक्षा में ये सब पूछे गए कथन हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर यानी पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता का नाम है आषाढ़ का एक, यानी असाध्य वीणा कविता है। देखते हैं हम लोग कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी? राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, यानी कि सी आएगा। फिर कौन सी पंक्ति आएगी? किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूं, यानी कि ए आएगा। फिर उसके बाद में हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, यानी कि ई आएगा। फिर उसके बाद में मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण, यानी कि डी। और फिर आएगा श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था शून्य में, यानी कि बी। तो CAEDB ये आपका सही कूट उत्तर के रूप में होगा। कौन सा विकल्प सही है? ए। और असाध्य वीणा कविता किसकी है? ये प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौन पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था शून्य में। असाध्य वीणा कविता आंगन के पारद्वार में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? ये आंगन के पारद्वार में संग्रहित है। काव्य संग्रह में किसकी है? अज्ञे जी की। उसके बाद में अन्य पंक्तियां हैं, इसी कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती हैं। साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, हठ साधना यही थी उस साधक की, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। फिर पंक्तियां हैं जो है, डूब गए सब एक साथ सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। फिर है, उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे युग पलट गया। तो असाध्य वीणा बहुत ही चर्चित कविता है हिंदी काव्य जगत की और यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी घटनाएं पहले आएंगी कौन सी बाद में आएंगी। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना आएगी? वो है आपकी अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, यानी कि सी। फिर जो आपकी घटना है, कलकत्ता मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, यानी कि बी। उसके बाद में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, यानी कि ए। फिर बंग भंग आंदोलन चलता है, यानी कि ई। और फिर तिलक को देश निकालने की सजा मिलती है, यानी कि डी। तो CBAED ये आपका क्रम सही माना जाएगा। और आपका कूट के रूप में उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प सी। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप कब आता है? 1835 में। कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब होती है? 1857 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। बंग भंग आंदोलन 1905 में। और तिलक को देश निकालने की सजा 1908 में। तो ये क्रम रहा इन घटनाओं का। फिर है आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है इन ग्रंथों को, और बहुत ही ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इतिहास ग्रंथ हैं, पहले कौन सा आया फिर बाद में कौन सा आया, इसी क्रम में हम लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है आपका, आप सब जानते हो कौन सा आएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, यानी कि आपका सी आएगा। उसके बाद में कौन सा प्रकाशित होता है, FEK का ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी कि डी आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी कि ए आएगा। उसके बाद में शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, यानी कि बी आएगा। और फिर कौन सा आएगा, गणपत चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यानी कि ई आएगा। तो CDABE ये आपका सही क्रम है, और आपका सही जवाब कूट के रूप में कौन सा होगा, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इन इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन को। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशन कब है, 1888 ईस्वी। FEK का ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन है 1920। राम कुमार वर्मा के ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन है 1938 ईस्वी। और फिर शिवदान सिंह चौहान के ग्रंथ हिंदी साहित्य के 80 वर्ष का प्रकाशन कब है, 1954 ईस्वी। गणपत चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन कब है, 1965 ईस्वी। फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किस भाषा में लिखा गया है विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा में रचित है। इस ग्रंथ का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1889 में, तथा गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार 1888 में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये ग्रंथ पहली बार यानी सर्वप्रथम द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है। अंकरा की माँ लाजो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी, मुराद अली की माँ साजिदा। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए, विकल्प बी, यानी कि रमजान की माँ राजो हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देती है, यानी कि शरण देती है। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। प्रकाशन कब हुआ है, 1973 में, यानी तमस 73 में। ये इसका विषय क्या है, भारत विभाजन पर यह केंद्रित है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह कौन देता है, रमजान की माँ राजो। फिर इस उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस उपन्यास पर भीष्म साहनी को 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए ये रचना और भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है। मस्जिद में सुअर फेंकने वाले पात्र का नाम क्या है, मुराद अली। हरनाम सिंह का पुत्र इकबाल सिंह रमजान और उसके साथियों द्वारा पकड़ा जाता है और इसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है और इसका नाम इकबाल सिंह से इकबाल अहमद हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, अशिष्टाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानीपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है, परमानंद श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। क्या कहा जा रहा है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानीपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से
जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश है। और अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी यानी कि सत्य प्रकाश मिश्र जी का ये कथन है। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित नाटक है अंधेर नगरी। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और ये कथन किसका है? सत्य प्रकाश मिश्र जी का। अंधेर नगरी अन्योपदेशिक नाटक है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इसे सामान्य और निरुद्देश्य रचना मानकर इसका सही मूल्यांकन न कर सके थे। कौन? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अंधेर नगरी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। कैसा है अंधेर नगरी? ये अंध व्यवस्था का प्रतीक है। राजा विवेक शून्य न्याय शून्य के प्रतीक हैं। विवेक शून्य और न्याय शून्य का प्रतीक कौन है? राजा। महंत भारतीय मानसिकता के ऐसे प्रतीक हैं जो युगों युगों से अपरिहार्य और परमार्थ की भावना से ओतप्रोत हैं। गोवर्धन दास जो है पश्चिमी सभ्यता और भौतिकवाद के प्रतीक हैं। कौन? गोवर्धन दास जी पश्चिमी सभ्यता और भौतिकवाद के प्रतीक हैं। और इस नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ है। महत्वपूर्ण बात है आपके परीक्षा के लिए। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। यानी शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी इनमें से आधुनिक भाषा नहीं निकली है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी राइट आंसर होगा। पूर्वी हिंदी ये शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं निकली है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती ये सब शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी ये जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। जबकि पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से जो विकसित हिंदी की बोलियां हैं उसे हम लोग देखते हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। इसके अतिरिक्त राजस्थानी हिंदी की बोलियों का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, यानी सत्य पे हम लोगों को विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं हम लोग। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। क्या साधारणीकरण के विषय में यह बात सही है? तो ये सही नहीं है। अगला देखते हैं कथन हम। भट्टनायक के अनुसार क्या कहते हैं भट्टनायक? काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। क्या ये बात सही है? तो ये सत्य है। फिर है अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। ये बात क्या है? गलत है। फिर आपका अगला है कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। ये बात सही है, परीक्षा में पूछा गया ये कथन सिंगल रूप में कई बार कई एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है, ना आलम्बन सीता का होता है, अपितु कब की अनुभूति का होता है। ये भी बात सही है। ये भी प्रश्न कई बार एकल रूप में एकल कथन पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, ये भी सही है। तो आपका सत्य कथन इसमें कौन सा है? बी, डी और ई तीन बातें सही हैं। साधारणीकरण के विषय में हम लोग देखते हैं उत्तर कौन सा सही है, वो आपका विकल्प बी है। फिर जो है साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भट्टनायक ने किया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभाववाद के स्थायी भाव का होता है और आचार्य विश्वनाथ ने आलंबन, आश्रय और पाठक सभी का साधारणीकरण माना है। फिर उसके बाद में
आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्त वृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक। और ये प्रश्न आपके लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्त वृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस स्थिति का जिक्र नहीं किया है? आपको नहीं पर ध्यान देना है। तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी इसका उत्तर होगा, यानी सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र इन्होंने नहीं किया है और राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक का जो है जिक्र किया है। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के काल विभाग शीर्षक में ये भी लिखा है। शुक्ल जी ने काल विभाग शीर्षक में क्या लिखा है? प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति मूलक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। दो कथन दिए गए हैं। कथन में क्या है? गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। फिर दूसरा है कथन, वो ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का कथन है। और इसमें क्या है? पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सत्य है, यानी दोनों कथन सही है या फिर गलत है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका विद्यार्थियों, वो विकल्प सी माना जाएगा कूट के रूप में, यानी जो पहला कथन है वो सत्य है लेकिन दूसरा जो कथन है असत्य है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। गोदान उपन्यास के अनुसार सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेमरी और बेलारी गांव किस में आते हैं? गोदान उपन्यास में। और अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। होरी ये कहाँ रहता है? बेलारी में रहता है। राय साहब अमरपाल सिंह ये सिमरी में रहते हैं। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है, केवल 5 मील का। तो क्या है? कथन एक सत्य है। वो ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं, कोल्हू है। ये कथन गोदान उपन्यास के पात्र मेहता का है, ना कि ओंकारनाथ जी का, इसीलिए ये असत्य माना गया है। फिर जो है मेहता जी के कथन है। क्या कहते हैं मेहता जी? जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। और मेहता जी कहते हैं, हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम ही नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए और कक्षा को हाइप करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आपको हम लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जो अंत तक रोज कक्षा में आकर सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को नए मॉडल पेपर को लेकर नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।